एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 26 जून 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का सबसे पहला न्यूज यहाँ पे कि सीबीएसई आईसीई कैंसिल पेंडिंग एग्जाम। तो जितने भी पेंडिंग एग्जाम थे सीबीएसई और आईसीएसई के द्वारा उसको कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है कि 15 जुलाई तक बिना एग्जाम के रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, और जब भी स्थिति ठीक होगा तो यदि कोई बच्चा चाहता है अपना इम्प्रूव करना अपना मार्क्स, तो दोबारा एग्जाम वो दे सकता है, उसका मौका दिया जाएगा। और अभी जो मार्क्स दिया जाएगा रिजल्ट में, वो इंटरनल असेसमेंट में जो भी मतलब कि इसके पहले जो भी एग्जाम हुआ था स्कूल में, उसके मार्क्स के बेसिस पे दे दिया जाएगा। ठीक है, यदि कोई बच्चा उसे खुश नहीं है तो फिर वो दोबारा एग्जाम दे सकता है, जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो उस समय एग्जाम डेट निकाला जाएगा। तो ये था इस न्यूज़ से। यहाँ पे दूसरा न्यूज़ क्या है कि चाइनीज बिल्डअप स्टार्टेड इन मई। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि चाइनीज जो बिल्डअप कर रहे थे गलवान वैली के आसपास, मई में स्टार्ट किए थे, ज़्यादा पहले स्टार्ट नहीं किए थे, ऐसा इनका कहना है। वहीं चाइना का कहना है कि इंडिया सारे रूल को वायलेशन किया है। इंडियन सोल्जर मतलब उसके टेरिटरी में घुस गए थे, उसका सारा इल्ज़ाम इंडिया पे है। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि आर्म्ड गैंग रूल नागालैंड गवर्नर रवि। तो वहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। ठीक है, नागालैंड के गवर्नर हैं RN रवि। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आर्म्ड गैंग भी यहाँ रूल कर रहे हैं, मतलब कि सरकार तो रूल कर ही रही है, बल्कि और उसके अलावा कुछ हथियार वाले लोग हथियार के दम पर पैरेलल रूल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। तो कह रहे हैं इन पर कि यहाँ इनका कॉन्स्टिट्यूशनल एक पावर दिया गया है, वो आर्टिकल 371 के तहत दिया गया। आर्टिकल 371A याद रखिएगा, आर्टिकल 371A नागालैंड से डील करता है। आर्टिकल 371 का काफ़ी बड़ा रूल है, आई थिंक 371G या H तक ऐसे कुछ जाता है। तो जिसमें आर्टिकल 371A जो है नागालैंड को डील करता है, नागालैंड के गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर देता है। तो एक्चुअली है क्या यहाँ पे, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या है इस न्यूज़ का, कि नागालैंड में एक्चुअली कुछ लोग हैं, कुछ संगठन हैं जो एक बड़े स्टेट की मांग करते हैं। बड़े स्टेट मतलब कि अलग देश की मांग नहीं करते, पहले अलग देश की मांग करते थे कुछ लोग जो थे, लेकिन ये जो है अब इनका माइंडसेट चेंज हो चुका है और एक बड़े स्टेट की मांग करते हैं, जिसमें नागालैंड जो अभी जो का नागालैंड है वो, उसके लिए मणिपुर का कुछ हिस्सा, आसाम का कुछ हिस्सा, अरुणाचल का कुछ हिस्सा, इस तरीके की बड़ा स्टेट का मांग करते हैं, जिसका नाम रहेगा ग्रेटर नागालिम, है ना, नागालैंड नहीं बल्कि नागालिम, इस तरीके से नागालिम। ठीक है, तो ग्रेटर नागालिम की डिमांड करते हैं, और साथ ही में एक अलग संविधान की मांग करते हैं, जो पहले जम्मू कश्मीर में था वो वाला स्टेटस मांग करते हैं कि एक अलग संविधान दिया जाए, एक अलग फ्लैग दिया जाए और ग्रेटर नागालिम बनाया जाए। तो इसके लेकर के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सरकार और वो सब ऑर्गेनाइजेशन के बीच में काफ़ी बातचीत चलते रहता है, मतलब कि दोनों के बीच में तनाव चलते रहता है। अभी कभी कभी बातचीत भी होता है, लेकिन वो लोग मानते ही नहीं है, कहते हैं कि हमको संविधान चाहिए, अलग झंडा चाहिए, इस तरीके का डिमांड उधर से आता है और भारत सरकार ये कर नहीं सकती है। तो वहाँ पे वो लोग जो मतलब जो ऐसा चाहते हैं, उनके द्वारा काफ़ी वहाँ के लोगों को टॉर्चर किया जाता है, लोगों को बहकाया जाता है कि तुम लोग भी ये डिमांड करो, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिमांड करें तो हो सकता है कि केंद्र सरकार झुक जाए उन लोग की डिमांड के आगे, ऐसा उन लोगों को लगता है। तो इधर से टॉक करने के लिए, मतलब कि जो इंडियन गवर्नमेंट से बात करने के लिए, डील करने के लिए RN रवि अपॉइंट किए गए हैं, उधर से अपना कोई एक आदमी आता है, दोनों के बीच में टॉक होता है। मतलब इधर के इंडियन गवर्नमेंट का जो डेलीगेशन होता है उसको लीड करते हैं RN रवि। RN रवि साथ ही साथ वहाँ के गवर्नर भी हैं, और गवर्नर के पहले भी ये टॉक लीड करते थे, इसीलिए उनको गवर्नर वहाँ पे बना दिया गया कि 2 आदमी मतलब 2 in 1 काम निकाला जाए। ठीक है, तो ये थे RN रवि, वहाँ के गवर्नर है, इनके द्वारा ऐसा कहा गया। आर्टिकल 371A के बारे में याद रखिए, नागालैंड से डील करता है। आगे बढ़ते तो NGT आस्क ऑयल टू पे, ऑयल यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, 25 करोड़ टू वेल ब्लो आउट डैमेज। तो कहा जा रहा है कि जो वेल ब्लो आउट डैमेज हुआ है असम में, अभी जो तेल के कुआं में आग लग गया था बल्कि, और उसके अलावा कुछ और तेल बह भी गया था बल्कि, तो NGT जो है OIL को यानी कि ऑल इंडिया लिमिटेड को जारी किया है कि 25 करोड़ रुपये फाइन के रूप में भरे। तो हम लोग NGT के बारे में पढ़ लेते हैं। NGT का स्थापना था NGT एक्ट 2010 के तहत, NGT एक्ट 2010 के तहत इसका स्थापना हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और 4 जगह इसका ब्रांच ऑफिस है, याद रखिएगा, CPCB, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और भोपाल, 4 जगह इसका ब्रांच ऑफिस है। 6 महीने में किसी भी केस को डील करता है, किसी भी केस को 6 महीने में डील करता है। इसके जो चेयरपर्सन जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, जैसे अभी जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इसके चेयरमैन हैं, और किसी भी केस को 6 महीने में डील करता है। जितने भी इन्वायरमेंटल लॉ हैं सब में डील करता है, लेकिन 2 लॉ छोड़ करके, इन्वायरमेंटल लॉ जितने भी हैं ये सारे इन्वायरमेंटल लॉ में डील करता है, लेकिन 2 लॉ को छोड़ करके, वो 2 लॉ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये दोनों नियम को छोड़ करके सारे लॉ में डील करता है NGT। ये था NGT के बारे में। एक बार और याद रखिएगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है, बल्कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत 2 टर्म आते हैं, ऐसे तो आते बहुत टर्म है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट टर्म है कि कोई भी आदमी अपने केस में जज नहीं हो सकता और किसी को बिना सुने सजा नहीं हो सकता है। ठीक है,
तो ये था एनजीटी के बारे में। और इसका मतलब कि ये मिनिस्ट्री कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत ये आता है। एनजीटी एक्ट 2010 के तहत 2010 में बनाया गया था। नेक्स्ट नायडू रिकॉल हिज इमरजेंसी डेज, तो जो अभी राज्यसभा के चेयरमैन हैं वेंकैया नायडू, उनके द्वारा कहा गया है कि इमरजेंसी के बारे में उनके द्वारा बताया किस तरीके से उस समय ओपोजिशन लीडर को टॉर्चर किया जा रहा था, जो आज बोला जाता है ना कांग्रेस पार्टी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या, तो एक्चुअल में उस समय किया गया था। अभी तो बस उन लोगों के द्वारा बोला जाता है, मतलब एक्चुअली लोग याद दिलाते रहता है कि हम ऐसा भी किए थे। तो उनके नायडू की तरह बताया गया, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, कि इट वाज द सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल, और था भी संपूर्ण क्रांति भी इसी का मतलब कि फल, मतलब इसी का परिणाम था। जो भी यहाँ पे हुआ था, क्या बोलते उसको, इमरजेंसी का ही परिणाम था। तो उसका कल 46th एनिवर्सरी था इमरजेंसी का। 25 जून 1975 को लगाया गया था, जो कि 21 मार्च 1977 तक चला था। 21 मार्च 1977 तक चला था और 25 जून 1975 को लगाया गया था। तो देख सकते हैं लगभग 2 साल यहाँ पे होने वाला था, 1 साल 9 महीने के आसपास इमरजेंसी चला था। और बीच में कई लोगों को मतलब जेल में भेजा गया, जितने भी प्रेसिडेंट के लॉ हैं, मतलब जितने भी अपोजिशन लीडर थे उनको जेल भेज दिया गया। शुरू दिन में बहुत लोगों को भेज दिया गया था। इसके अलावा जितने फंडामेंटल राइट थे वो हट जाते हैं, जैसा कि आपको पता होगा आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सारे फंडामेंटल राइट हट जाते हैं। किसी किसी केस में आर्टिकल 19 का आधा भी रहता है, लेकिन आर्टिकल 20-21 कम्प्लीटली नहीं हटता है। आर्टिकल 20 और 21 कभी भी नहीं हटता है, याद रखिएगा। और 19 जो है कभी कभी हटता है, कभी कभी नहीं हटता है। प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में मेंशन करते हैं कि आर्टिकल 19 को हटाया गया है या नहीं। तो आर्टिकल 20 और 21 छोड़ करके इमरजेंसी में सब हट जाते हैं। मतलब जैसे इमरजेंसी लागू होता है अपने आप आर्टिकल 20-21 को छोड़ करके सारे आर्टिकल हट जाते हैं, ठीक है। इमरजेंसी हमारे यहाँ कंट्री में 3 ग्राउंड पे लगाया जाता है। आर्टिकल 352 के तहत जो है, आर्टिकल 352 के तहत यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहले की बात करते हैं, इमरजेंसी 1975 के पहले की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 कंडीशन था। एक था इंटरनल डिस्टर्बेंस और दूसरा था एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल एग्रेशन के तहत 352 में लगाते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी हटा तो 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था और 44वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन से बदल दिया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस के जगह पर आर्म्ड रिबेलियन यूज किया गया। मतलब कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड यहाँ पे यूज किया गया था, 2 वर्ड था ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा करके यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, ठीक है। आर्म्ड रिबेलियन 1978 में जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है। जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था तो आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा करके। तो अभी क्या है ग्राउंड इमरजेंसी लगाने का, आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत 2 ग्राउंड के तहत इमरजेंसी लगाते हैं। पहला आर्म्ड रिबेलियन और दूसरा होता है एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। ये 2 केस में आर्टिकल 356 जिसको हम लोग गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं, जब राज्य में कोई मुख्यमंत्री अच्छे से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वर्क नहीं कर पाते, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल कर जाता है तो आर्टिकल 356 के तहत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। उसके अलावा आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। हमारे देश में एक कभी नहीं लगा फाइनेंशियल इमरजेंसी, हमारे देश में कभी नहीं लगा। याद रखिए जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है तो जितने भी गवर्नमेंट स्टाफ है उनका पेमेंट कम किया जा सकता है, इंक्लूडिंग जुडिशियरी, ठीक है। तो कन्फ्यूजन यहीं पे क्रिएट होता है, जैसे आ जाता है कि आर्टिकल 360 के तहत यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा तो किसका पेमेंट कम किया जाएगा। तो लोग सोचते हैं जुडिशियरी तो इंडिपेंडेंट है, उसका क्यों कम करेंगे, ठीक है, उसका कम नहीं हो सकता है, लेकिन जुडिशियरी का भी पेमेंट यहाँ पे कम हो जाता है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 360 के तहत जो लगता है। आर्टिकल 356 तो कई बार यूज हुआ, सबसे पहले पंजाब में यूज किया गया था, ठीक है, सबसे पहले पंजाब में यूज किया गया था। और आर्टिकल 352 हमारे यहाँ भी कई बार यूज हुआ है, ठीक है। जो 1975 में लगाया गया था वो भी आर्टिकल 352 के तहत लगाया गया था। और 1975 में उसके पहले 1971 में एक लड़ाई हुआ था, 1962 में एक लड़ाई हुआ था, ठीक है, 65 में भी एक लड़ाई हुआ था। तो 65 में जो इमरजेंसी लगाया गया था, ठीक है, 65 में इमरजेंसी लगाया गया था एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, उसको हटाया नहीं गया था। 1971 में भी इमरजेंसी कंटिन्यू रहा एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, क्योंकि लड़ाई था, तो उस समय का भी इमरजेंसी कंटिन्यू रहा। 1975 में भी इमरजेंसी लगाएगा आर्टिकल 352 के तहत, लेकिन वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस के तहत, ठीक है, जिसको अब बदल के आर्म्ड रिबेलियन किया गया। तो उस समय 3 इमरजेंसी एक साथ था, ठीक है। तो हालांकि तीनों इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत ही था, इसलिए मतलब कि कोई ऐसा नहीं था कि इसके तहत कुछ और प्रोविजन, इसके तहत कुछ और प्रोविजन। तीनों इमरजेंसी एक ही कानून के तहत आए थे, एक ही आर्टिकल के तहत आए थे। लेकिन अब कहेंगे कि वही 75 से 77 वाला इमरजेंसी क्यों फेमस है, क्योंकि वो दोनों जो इमरजेंसी लगाया गया तो एक खास कारण से लगाया गया था, है ना। जैसे 1965 में जो लगाया गया, 1971 में जो लगाया गया, उसका एक रीजन था कि एक्सटर्नल एग्रेशन, उस समय देश पे बाहर से हमला था, है ना, मतलब दूसरे कंट्री से लड़ाई चल रहा था। और इस समय मतलब कि बस फंडामेंटल राइट नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि लोगों को मारा पीटा जा रहा था, लोगों को मतलब कि मर्डर किया जा रहा था, थाना में केस भी नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं था इस समय।
नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, मान ली कि आज ही संसद घोषित कर दे कि फंडामेंटल राइट हट गया और किसी को उसके साथ कोई गलत काम ना हो, तो जनता को क्या फ़र्क पड़ता है कि फंडामेंटल राइट है या नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी के साथ गलत, जैसे अभी जैसे चल रहा है सिचुएशन, वैसे ही नहीं, बस संविधान से बोल दिया जाए कि फंडामेंटल राइट हट गया है, ठीक है। तो उसमें जनता तो उतना जागरूक भी नहीं थी कि फंडामेंटल राइट हट गया है, कि है कोई पूछने वाला नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, ठीक है। देखिए फंडामेंटल राइट उस समय भी हटाया गया था, 1965 और 71 के जंग जब चालू हुआ था उस समय 1965 से फंडामेंटल राइट हटा हुआ था, ठीक है। लेकिन कोई गलत काम नहीं हो रहा था, लोग जैसे नॉर्मल लाइफ जीते हैं वैसे जी रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं था कि फंडामेंटल राइट है या नहीं है, क्योंकि नॉर्मल था, यूजुअल सब कुछ चल रहा था। लेकिन 1975 में जैसे ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ आर्टिकल 352 के तहत, इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल करके, तो उसके बाद लोगों को मारा पीटा जाने लगा। लोग जो भी सरकार के खिलाफ यदि बोलते तो उनको जेल में बंद कर दिया गया। आप यदि एनसीईआरटी का क्लास 11 का किताब यदि पढ़ें, आप क्लास 11 का किताब पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, वहाँ पे इमरजेंसी का जिक्र किया गया है और वहाँ पे बिल्कुल ऐसा मतलब क्लियरली मेंशन किया गया, एनसीईआरटी किताबों में मेंशन किया गया है किस तरीके से लोगों को मारा जाता था और पुलिस स्टेशन में कोई केस भी नहीं होता था, क्योंकि फंडामेंटल राइट है ही नहीं। कई लोगों के मतलब कि कई लोगों को पता ही नहीं है कि उनको कौन मारा, कहाँ मारा, अभी कहाँ है, इमरजेंसी के बाद भी नहीं पता चल पाया। और कई हज़ार ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं है गवर्नमेंट को कि वो लोग इमरजेंसी के दौरान कौन उनको मारा, कैसे मारा, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से काफ़ी वहाँ पे जुल्म होता था इमरजेंसी के समय, तो उसी को याद करके वेंकैया नायडू बोल रहे थे, है ना। तो ये था इमरजेंसी के बारे में। हमारे यहाँ 3 कंडीशन में इमरजेंसी लगता है, याद रखिएगा, आर्टिकल 352 के तहत, 56 के तहत, 360 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि नो रेगुलर ट्रेन सर्विस टिल अगस्त 12, तो 12 अगस्त तक कोई ट्रेन नहीं, मतलब कि रेगुलर सर्विस नहीं चलेगा। जैसे 100 ट्रेन तो चल रही है ना, 100 पेयर ऑफ ट्रेन चल रही है, ठीक है, यानी ऐसे बोल सकते हैं इनडायरेक्टली 200 ट्रेन अभी चल रही है, 100 पेयर ऑफ ट्रेन अभी चल रही है, ठीक है। तो वो चलती रहेगी, उसके अलावा कोई भी मतलब कि नया जैसे पैसेंजर ट्रेन जो है 12 अगस्त तक अभी नहीं चलेगा, याद रखिएगा। कब तक? तो 12 अगस्त तक नहीं चलेगा, ठीक है, 12 अगस्त तक नहीं चलेगा। आगे बढ़ते तो पंचायत टू गेट 10 लाख करोड़ टिल 2026, तो 2026 तक जो है 10 लाख करोड़ जो है 10 लाख करोड़ पंचायत को दिया जाएगा डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे एक बॉडी मेंशन है, उसका नाम है फाइनेंस कमीशन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 280 के तहत। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करते हैं? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कितने साल के बाद अपॉइंट करते हैं तो ये कोई फिक्स नहीं है, जब भी कैबिनेट चाहेगी तो अपॉइंट हो जाएंगे, लेकिन इसका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल के लिए होता है, ठीक है। तो जैसे कार्यकाल का भी गैप नहीं होता। सबसे पहले यहाँ पे यदि आ जाए कि फाइनेंस कमीशन का स्थापना कब हुआ था, फाइनेंस कमीशन का स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था 22 नवंबर 1951 को। 22 नवंबर 1951 को स्थापना हुआ था फाइनेंस कमीशन का। लेकिन पहला फाइनेंस कमीशन गठन कब हुआ था? तो हुआ था 6 अप्रैल 1952 को। पहला फाइनेंस कमीशन गठन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1952 को। मतलब फाइनेंस कमीशन एज अ ऑफिस स्थापित हुआ था 22 नवंबर 1951 को। और फाइनेंस कमीशन पहली बार अपॉइंट हुआ था कमेटी बना करके 6 अप्रैल 1952 को। उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। तो याद रखिए हमारे पहले फाइनेंस कमिश्नर थे केसी नियोगी। अभी जो है 15वां वित्त आयोग है, ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन है। और इसके जो अध्यक्ष है एन के सिंह, नंद किशोर सिंह, याद रखिएगा, नंद किशोर सिंह इसके अध्यक्ष है। एन के सिंह ऐसे फेमसली न जाना जाता है, तो एन के सिंह इसके अध्यक्ष है। और जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन है, जैसे 15th फाइनेंस कमीशन का स्थापना तो 2017 में ही हो गया था, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन का स्थापना 2017 में ही हो गया था, लेकिन इसके जो रिकमेंडेशन है 2020 से 25 तक चलेंगे, ठीक है। इसका जो रिकमेंडेशन है 2020 से 25 के लिए होगा, मतलब जो भी रिकमेंड करेगा अपना रिपोर्ट में उसको लागू किया जाएगा 2020 से 25 के बीच में। तो यानी कि फाइनेंस कमीशन पहले ही बना लिया जाता है। इसके पहले जो 2013 में हो गया था स्थापना, जो था किसके लिए? 2015 से 20 के लिए। तब देख सकते कोई एक फिक्स पीरियड नहीं है, स्थापना का कोई फिक्स पीरियड नहीं है कभी भी। मतलब कि अभी भी हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या करे कि 2022 में ही स्थापित कर दे कोई और फाइनेंस कमीशन, या 2021 में ही स्थापित कर दे, जिसका रिकमेंडेशन कब होगा? 2025 से 30 तक होगा। तो मेन देखना रिकमेंडेशन कब देता है, ठीक है, रिकमेंडेशन का पीरियड कितना है। तो अभी जो है एन के सिंह 2020 से 25 तक का इनका मतलब कि इनका जो रिकमेंडेशन आएगा, रिकमेंडेशन एक्चुअली आ चुका है आधा, और आधा अभी आने वाला है। मतलब कि रिकमेंडेशन का कुछ हिस्सा आ चुका है। इनका जो रिकमेंडेशन होगा 2020 से 25 के लिए होगा। एन के सिंह इसके अध्यक्ष है 15वें वित्त आयोग के। जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसका रिकमेंडेशन था 2015 से 20। इसके अध्यक्ष थे वाई भी रेड्डी, ठीक है, वाई भी रेड्डी, याद रखिएगा। ये हमारे आरबीआई के गवर्नर भी थे पहले। नोटों पे आप इनका साइन अभी भी मिल सकते हैं, अभी अधिकांशतः नोट इन्हीं का मिलता है, वाई भी रेड्डी का, ठीक है। 100 का नोट देखिएगा, या फिर पुराना तो 500 के नोट अब रहा नहीं, तो 100 के नोट ही जो पुराना वाला उस पर आप देखिएगा तो अधिकांशतः वाई भी रेड्डी का ही साइन रहता है। तो आरबीआई के गवर्नर भी थे और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बने थे बाद में।
आगे पढ़ते थे यहाँ पे एक आज नया न्यूज़ है कि इन स्पेस विल विद स्पेस इंडस्ट्री रेगुलेटर। तो रेगुलेटर क्या करता है, तो जैसे ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो जितने भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है उनके लिए रेगुलेटर का काम करता है। हर एक सेक्टर का एक रेगुलेटर होता है। उसी तरह से IRDAI है, IRDAI क्या करता है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यानी इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। ठीक है, हर एक सेक्टर में इंडिया में एक रेगुलेटर है। कोई भी सेक्टर को उठा लीजिए तो इंडिया में एक रेगुलेटर है। जैसे एक रेरा है, ठीक है, रेरा तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। आपके जैसे कोई भी प्रॉपर्टी डीलर का ज़मीन का यहाँ पे प्रचार आप देखिएगा, जैसे टीवी पे देता है प्रचार, है ना, कहीं प्रॉपर्टी डीलर का या फिर रियल एस्टेट फाइनेंसिंग का, तो नीचे लिखा रहेगा रेरा अप्रूव्ड। ठीक है, या फिर कहीं जैसे जो रोड पे होर्डिंग लगाया जाता है कि ज़मीन खरीदे, सस्ते दाम पे खरीदे, इस तरह का जहाँ पे होर्डिंग रहता है तो उसे नीचे एक कोने में लिखा रहता है रेरा अप्रूव्ड, है ना। तो एक्चुअली बताना चाहते हैं कि हमको रेरा से अप्रूवल मिल चुका है, मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल मिल चुका है। उसी तरीके से इंश्योरेंस का जो भी टीवी पर प्रचार रहता है तो अधिकांशतः इसमें लिखा रहता है IRDAI अप्रूव्ड। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे बातों पे ध्यान दीजिएगा कि लिखा क्यों है। तो एक्चुअली IRDAI क्या है, तो रेगुलेटर है। ठीक है, जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, LIC हो या फिर कोई नया कंपनी हो, हर चीज़ का एक मतलब हर का रेगुलेटर है वो, हर इंश्योरेंस कंपनी का। उसी तरह से अब क्या होने वाला, अभी तक स्पेस में जो है, स्पेस सेक्टर में इसरो का एक छत्र राज है, इसरो का मोनोपोली है, एक सरकारी कंपनी है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, कुछ दिन पहले बोला है कि इसरो तो रहेगा ही, इसको प्राइवेट नहीं किया जाएगा, बल्कि कुछ प्राइवेट प्लेयर को मतलब कि यहाँ पे लाइसेंस दिया जाएगा जो सैटेलाइट लॉन्च कर सकें, स्पेस प्रोग्राम चला सकें, है ना, मतलब इसरो जैसा काम कर सके, वो प्राइवेट हो। ठीक है, इसरो को प्राइवेट नहीं किया जा रहा है, इसरो जैसा प्राइवेट यदि आप भी चाहें तो इसरो के जैसा एक संगठन खोल सकते हैं, ऐसा कहा गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसके पहले USA में जैसे एक स्पेसएक्स नाम का कंपनी है, स्पेसएक्स, वो प्राइवेट कंपनी है, नासा को टक्कर दे रहा है अभी, वो इसरो से काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच चुका है स्पेसएक्स, प्राइवेट कंपनी, समझ सकते हैं। तो उसी को देख करके इसरो के जैसा ही प्राइवेट कंपनी इंडिया में आने वाला है। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूवल दे रही है, मतलब कि गवर्नमेंट जो है कह दी है कि अब लाइए आप लोग खोलिए। यदि कोई आदमी चाहे तो खोल सकता है, तो कोई भी जरूर बिजनेसमैन होगा जो खोलेगा स्पेस सेक्टर में अपना काम। यदि नहीं भी खोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट तो इसरो के थ्रू वर्क कर रही है। तो फिर सोचा गया कि जब इसरो तो अभी एक है तो इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट कर रही है, अब इसरो होगा, कोई और आएगा, कोई तीसरा आएगा, कोई चौथा आएगा, तो चारों का रेगुलेट कौन करेगा, है ना। तो रेगुलेट करने के लिए कोई एक बॉडी चाहिए, तो बॉडी है इन स्पेस। एक नया बॉडी बनाया जाएगा जिसका नाम रहेगा इन स्पेस। ध्यान दीजिए लिखा कैसे है, इन स्पेस, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे जैसे इन स्पेस न्यू एंटिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत आएगा। इसका अपना एक चेयरपर्सन होगा, रेगुलेट करेगा, प्रमोट करेगा किसका, तो बिल्डिंग ऑफ रूटीन सैटेलाइट, सैटेलाइट बनाने का, रॉकेट बनाने का, कॉमर्शियल लॉन्च सर्विस, ये सबको रेगुलेट करेगा। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, इसका फुल फॉर्म होगा, एक रेगुलेटर की काम करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अभी आया नहीं है, आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट FATF रिपोर्ट फ्लैक्स वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो कल भी हम लोग FATF के बारे में पढ़ते कि 1989 में स्थापना किया गया था इसका, FATF का। ठीक है, FATF का स्थापना 1989 में किया गया था G7 कंट्री के कहने पे, और इसका जो हेडक्वार्टर है OECD का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, वहीं में इसका भी हेडक्वार्टर है। और इसका काम क्या है, तो 1989 में इसका काम था कॉम्बेट मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन 2001 में जब टेरर अटैक हुआ था USA में, तब वहाँ से इसका काम बदल के मनी लॉन्ड्रिंग प्लस टेरर फाइनेंसिंग हो गया। ठीक है, इसके तहत ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट वगैरह निकाला जाता है। तो ग्रे लिस्ट में अभी 7 कंट्री, जिसमें श्रीलंका और पाकिस्तान भी है साथ में, और ब्लैक लिस्ट में 2 ही कंट्री है, ईरान और नॉर्थ कोरिया। ठीक है, इसमें टोटल 39 कंट्री इसके मेंबर हैं। 39 कंट्री में 37 कंट्री और 2 यूनियन है। ठीक है, 37 कंट्री प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और EU, यानी यूरोपियन यूनियन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये दोनों संगठन भी इसके मेंबर हैं, और 37 तो इसके देश इसके मेंबर हैं ही। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, FATF के बारे में। तो अभी इसके द्वारा एक अलग रिपोर्ट निकाला गया, पहली बार इससे इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पे रिपोर्ट निकाला गया। ठीक है, इन इट फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो ये भी पूछा जा सकता है कि FATF का कौन सा रिपोर्ट था इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पे, या फिर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड किसके द्वारा निकाला गया इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट, तो FATF के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसके द्वारा कहा गया है कि इलीगल डीलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लगभग 23 बिलियन एक साल में, मतलब कि इलीगल ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे इलीगल ट्रेड कहने का मतलब किससे, तो आर्म ट्रेड का, स्लेवरी का। ठीक है, यहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड का भी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड यानी कि जानवर का ट्रेड। ठीक है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। यहाँ पे एक है कि द मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट क्रिमिनल्स आर फ्रीक्वेंटली मिसयूजिंग। ठीक है, ये था इस न्यूज़ से। नेक्स्ट एक ओजोन पोल्यूशन सीज स्पाइक रिपोर्ट। तो कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट आया है अभी, ठीक है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि ओजोन पोल्यूशन में काफ़ी बढ़ोतरी हो गया। तो ओजोन पोल्यूशन क्या, ओजोन क्या होता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ओजोन O3 होता है।
यदि ओजोन अर्थ के लेयर पे है, मतलब कि ट्रोपोस्फेयर में है, हम लोग जहाँ पर रहते हैं उसमें है ट्रोपोस्फेयर में, तो ओजोन हार्मफुल होता है। लेकिन ओजोन यदि स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन यदि स्ट्रेटोस्फेयर में है तब ओजोन यूजफुल हो जाता है, ठीक है। तो ओजोन यदि स्ट्रेटोस्फेयर में तब यूजफुल है, लेकिन यदि ओजोन यहाँ पे है, मतलब अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे है, तब वो ओजोन हार्मफुल होता है। ओजोन पोल्यूशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ओजोन पोल्यूशन मतलब कि जैसे ओजोन का CFC का लेयर बढ़ जाना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उसके कारण से ओजोन का जो लेयर है उसमें छोटा सा एक छेद हो जाता है, छोटा सा या बड़ा सा किसी भी तरह का एक छेद हो जाता है, जिसके कारण से अल्ट्रा वायलेट रे अर्थ तक पहुंच जाता है। अल्ट्रा वायलेट रे क्या होता है? तो अल्ट्रा वायलेट रे सन रे के साथ आता है, ठीक है। और ये जो है सन रे के साथ आता है, लेकिन ओजोन लेयर इसको रोक देता है। ओजोन का जो लेयर है अल्ट्रा वायलेट रे को धरती पे आने से रोक देता है, जिसके कारण से कई बीमारी होने से धरती पर रहने वाले लोग बच जाते हैं, मतलब को बीमारी के शिकार नहीं हो पाते हैं। लेकिन ओजोन लेयर में जब छेद हो जा रहा है तो अल्ट्रा वायलेट रे अर्थ पे पहुंच जा रहा है, जो काफ़ी घातक साबित हो रहा है। तो ओजोन लेयर को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा समझौते किए गए, उसी में से एक समझौता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो हम लोग अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मॉन्ट्रियल शहर कहाँ है ये बताइएगा, मॉन्ट्रियल एक शहर है, कौन से कंट्री में ये बताइएगा। वहीं पे साइन हुआ था ये प्रोटोकॉल, इसलिए इसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इसके तहत क्या है? प्रोटेक्टेड ओजोन लेयर, ठीक है, मतलब कि इसका काम क्या है कि टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। 16 सितंबर 87 है ना, 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 को इसको साइन किया गया था, लेकिन फोर्स में आया 1 जनवरी 1989 को, ठीक है, 1 जनवरी 1989 को ये फोर्स में आया, ठीक है। तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। इसका काम क्या है? तो ओजोन लेयर को कम करना, ठीक है। तो यदि एग्जाम में आए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ओजोन लेयर से रिलेटेड है, ओजोन लेयर में जो होल है उसको कम करने से रिलेटेड है। यहाँ पे एक और बॉडी मेंशन है CPCB, ठीक है, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो उसके बारे में जान लेते हैं। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी तो किसी एक्ट के तहत आया होगा, तो हाँ सही बात है, वाटर एक्ट 1974 के तहत आया था। वाटर एक्ट यानी कि पानी में है ना, वाटर यानी कि जल, वाटर एक्ट 1974 के तहत इसको आया था। वाटर एक्ट 74 में आया था, तो ये बनाया भी गया था 74 में, 22 सितंबर 74 को इसको बनाया गया था। 22 सितंबर 1974 को CPCB का स्थापना हुआ था, वाटर एक्ट 1974 के तहत। लेकिन बाद में इसको एयर एक्ट का भी जिम्मेवारी दे दिया गया था। एयर एक्ट कब का है? 1981 का है, ठीक है। तो वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 दोनों को डील करता है। 22 सितंबर 74 को स्थापना हुआ था, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सेबी न्यूज में था, तो हम लोग सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी के बारे में आई थिंक 2-3 दिन पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो सेबी का स्थापना हुआ था 1992 में, 12 अप्रैल 1992 को। एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। सेबी का स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1992 को। इसका काम क्या है? तो इंडिया में जो सिक्योरिटी और कम्युनिटी मार्केट है उसको रेगुलेट करना था। सेबी भी एक तरह का रेगुलेटर है। तो किस चीज़ का रेगुलेटर है? तो सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है, ठीक है। तो ये था सेबी के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस किए कि हर मार्केट का इंडिया में एक रेगुलेटर है, तो सेबी भी एक तरह का रेगुलेटर है। यहाँ पे एक और न्यूज़, यहाँ पे काफ़ी अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे कि HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कहने का मतलब हिंदुस्तानी कंपनी नहीं है, बाहर की ही कंपनी है। इसका बस यहाँ पे जैसे इंडिया में वर्क कर रहा है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पाकिस्तान में पाकिस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है ना, चाइना यूनिलीवर लिमिटेड, तो अपना नाम क्या कंट्री चेंज करके ये डिफरेंट कंपनी है, ठीक है। यूनिलीवर लिमिटेड एक बड़ा कंपनी है। यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे फेयर लवली है, काफ़ी फेमस उसका प्रोडक्ट है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी आता है। इसके अलावा सर्फ एक्सल हो गया, भी यूनिलीवर का है। बहुत सारा प्रोडक्ट के पीछे आप देख सकते हैं कि ऐसे यू लिखा रहता है, ऐसे ऐसे सब ऐसे ऐसे करके, है ना। या फिर गूगल में आप देख सकते हैं कि यूनिलीवर का क्या क्या प्रोडक्ट आता है। तो काफ़ी एक बड़ा कंपनी है ये। तो इसके तहत फेयर एंड लवली नाम का एक कॉस्मेटिक क्रीम आता था, ठीक है। तो यहाँ पे जब USA में चल रहा था ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है, ब्लैक लाइव्स मैटर चल रहा था, जैसे जहाँ पे जॉर्ज फ्लॉयड को जो हत्या कर दिया गया था, ये काफ़ी USA उसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। हम लोग डिस्कस भी किए थे न्यूज़ डिस्कशन में, जब वो आता था न्यूज़ में, है ना। उसी को देखते हुए उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड मुंबई में कई जगह फेयर एंड लवली के भी, मतलब कि फेयर एंड लवली के खिलाफ भी इस तरीके से हो रहा था कि जैसे हुआ क्या था ना, इसका शुरुआत कैसे हुआ कि बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी जो हैं ब्लैक लाइफ मैटर पे बोलने लगे, ठीक है, कि USA में जो कुछ भी हुआ, ट्रम्प, एक्चुअली उनको दिक्कत ट्रम्प से, ब्लैक लाइफ मैटर उनके लिए एक बहाना था, उनको तो ट्रम्प पे निशाना साधना था, ठीक है। अब बॉलीवुड के सेलिब्रिटी ट्रम्प पे क्यों निशाना साधेंगे? क्योंकि ट्रम्प जो है मोदी का अच्छा, मतलब कि नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त हैं। मोदी और ट्रम्प के बीच में अच्छा बॉन्डिंग है, अभी चल रहा है। और जो सेलिब्रिटी मतलब मोदी के खिलाफ है वो ट्रम्प को निशाना मार रहे थे, है ना। एक्चुअली लगा रहे थे मोदी को निशाना, लेकिन भाया जॉर्ज फ्लॉयड, ब्लैक लाइफ मैटर, टू ट्रम्प एंड टू मोदी, है ना, एकदम 3 स्टेप पार करके इस तरीके से, ठीक है। तो इधर से ही कुछ, मतलब कि कुछ इधर के लोगों के द्वारा बोला गया, मतलब कि जो सेलिब्रिटी के अगेंस्ट में थे, कि आजकल वो सेलिब्रिटी भी बोल रहे हैं ब्लैक लाइफ मैटर पे, जो खुद फेयर एंड लवली का प्रचार करते हैं,
ठीक है। मतलब एक तरफ तो बोल रहे कि ब्लैक लाइफ मैटर, मतलब कि काला आदमी भी मैटर करता है, काला आदमी भी दुनिया का ही हिस्सा है, और दूसरी तरफ टीवी पे हर 5 मिनट में आकर के बोलते हैं गोरा बनिए, 7 दिन में गोरा बनिए, 8 दिन में गोरा बनिए, है ना। तो उसी के खिलाफ मतलब कि तो काफ़ी ये भी एक ट्विटर वगैरह पे इसका, हालांकि कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ रोड पे ऑन रोड, लेकिन डिजिटल मीडिया में इसका काफ़ी कुछ चला था। तो इसी को देखते हुए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है फैसला किया है कि अपना जो प्रोडक्ट है वहाँ से फेयर शब्द हटा देगा। तो 3 शब्द हटाने के लिए सोचा है, एक है फेयर, एक है लवली, एक और आई थिंक ऐसा ही कुछ फेयर था वर्ड था, वाइट, हाँ सॉरी यहाँ पे है कि फेयर, वाइट और लाइट, ये 3 वर्ड को हटाने वाला है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड प्रोडक्ट के नाम से। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर फेयर एंड लवली के जगह पर सिर्फ लवली नाम रहे उसका, ठीक है, या फिर कुछ और नया नाम से आए। तो एक अच्छा स्टेप है इसके द्वारा। यहाँ पे है कर्नाटका में कल 10th का एग्ज़ाम हुआ, 10th बोर्ड का जो भी कर्नाटका बोर्ड का जो 10th का बचा हुआ एग्ज़ाम था वो यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से एग्ज़ाम लिएगा। कुछ दिन पहले इसी तरीके से साउथ कोरिया से भी आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु में क्लास 10th का एग्जाम हुआ, लगभग 7.5 लाख लड़के लोग वहाँ पे अपीयर हुए, ठीक है। मार्च में ओरिजिनली शेड्यूल था, लेकिन इसको बढ़ाया गया, और उसके अलावा फिर यहाँ पे देख सकते हैं दूर दूर बैठाया गया। तो इस तरीके से क्लास भी चलाना चाहिए, मेरा जहाँ तक विचार है, सारे स्कूल को भी खोल देना चाहिए। नेक्स्ट है कि पेंडेमिक हिट स्पेस मैंड मिशन एंड ऑल अदर प्रोजेक्ट सेज इसरो चीफ। इसरो के जो चीफ है के सिवन, ठीक है, उनके द्वारा कहा गया है कि इसरो पेंडेमिक के कारण जो मैन मेड मिशन था, मैंड मिशन जो था इसरो का गगनयान, वो भी हिट हुआ है, कहने तो वो भी थोड़ा सा डिले होगा। और भी जो प्रोजेक्ट थे इसरो के जो इस साल काम करने वाले थे, इस साल लॉन्च होने वाले थे, वो भी यहाँ पे डिले होगा, ठीक है। तीसरा है प्लान 36 मिशन इन फाइनेंशियल 2020-21। तो 2020 में अकेले देखा जाए अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक यहाँ पे 36 प्लान थे, जिसमें 10 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट थे, कुछ नेविगेशन सैटेलाइट थे, है ना। उसके अलावा चंद्रयान 3 और गगनयान पे भी यहाँ पे बात चल रहा था। तो सारे प्रोजेक्ट को थोड़ा डिले करना पड़ेगा पेंडेमिक के कारण, मतलब कि क्योंकि इतने दिन काम नहीं हुआ है, वर्क नहीं हुआ है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे कि मनी फॉर काउ डंग छत्तीसगढ़ लॉन्चेज स्कीम फ्रॉम लाइव स्टॉक ओनर्स। तो यही चीज़ बीजेपी करती है, तो कांग्रेस वाले लोग बोलते हैं इनके दिमाग में बस गोबर भरा हुआ है, तो ये भरा हुआ है, एक्चुअली क्या कहें उन लोग को। तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, है ना, उनके द्वारा भी काउडंग के लिए एक स्कीम लाया गया है, और काफ़ी वाहवाही पीटा जा रहा है। हालांकि एक ऐसा स्कीम पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट का है, गोबरधन स्कीम। तो यदि आ जाए एग्जाम में कि गोबरधन स्कीम किसका है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। इसके तहत क्या होता है, तो जो गोबर है उसको खरीद करके उससे खाद बनाया जाता है, बिजली बायोगैस वगैरह बनाया जाता है। तो उसी तरह का स्कीम लाया गया जिसका नाम रखा गया गोधन न्याय स्कीम। तो गोधन न्याय स्कीम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लाई है, ठीक है। कोई भी करे काम होना चाहिए, आई सपोर्ट इट। तो गोधन न्याय योजना काफ़ी अच्छा योजना है ना। तो जस्ट लाइक गोवर्धन स्कीम, तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। और यहाँ पे एक फेस्टिवल मेंशन किया गया हरेली। तो याद रखिए कि हरेली फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, उनके द्वारा गोधन न्याय योजना चालू किया गया। इसके तहत क्या होगा कि द गवर्नमेंट विल नाउ बाई काउ डंग फ्रॉम लाइव स्टॉक ओनर एंड कन्वर्ट इनटू फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट यहाँ पे है कि विथड्रॉ कंसेशन ऑन स्किम्ड मिल्क रिपोर्ट। तो कहा जा रहा है कि स्किम्ड मिल्क के इंपोर्ट पे कंसेशन जो है उसको विड्रॉ करो। तो किसके द्वारा कहा गया, कॉर्पोरेशन डेयरीज। तो जो डेयरी सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर के आदमी हैं, सेंटर को चिट्ठी लिख के बोले हैं कि जो स्किम्ड मिल्क है उसका जो इंपोर्ट पे कंसेशन दिया जा रहा है उसको बंद किया जाता है। स्किम्ड मिल्क एक्चुअली है क्या, तो स्किम्ड मिल्क के बाद जो फैटलेस मिल्क होता है, जैसे फैट यदि सारा निकाल दिया जाए, ऑल मिल्क फैट इज रिमूव्ड, है ना। जब सारा मिल्क फैट रिमूव कर लिया जाता है तो लगभग उसमें मात्र 0 से 0.1% के आसपास उसमें फैट बचता है, तो उसको हम बोलते हैं स्किम्ड मिल्क, ठीक है। उसको स्किम्ड मिल्क बोला जाता है। तो स्किम्ड मिल्क के इंपोर्ट को कम करने के लिए यहाँ पे बोला गया कि जैसे जो लोग स्किम्ड मिल्क अभी इंपोर्ट करा रहे हैं उनको कंसेशन दिया जाता है, उनको थोड़ा सा सब्सिडी दिया जाता है, तो उसको बंद किया जाए, यहाँ तक कि स्किम्ड मिल्क के इंपोर्ट को रोका भी जाए, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है सेंटर को, कुछ किसानों के द्वारा, ठीक है, मतलब कुछ डेयरी फार्मर्स के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है कि 36,880 केस है ना, 36,880 केस एक दिन में निकला है यूएसए में। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना दिन पे दिन और भयावह होते जा रहा है, ठीक है। और जो मतलब कि दवाई का कुछ अता पता है नहीं अभी तक। तो 36,880 केस एक दिन में निकल रहा है। अभी इंडिया में तो 12-13 हज़ार के लगभग डेली चल रहा है, कभी कभी 14,000 तक जाता है ना। तो आप देख सकते हैं स्थिति और अभी गंभीर होने वाली है। तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।